बंसीराम ने अपनी जेब से बीड़ी निकाली और कांपते हाथों से उसे जलाने लगा। घड़ी रात के 12 बजा चुकी थी। आसमान में अजीब सी लालिमा थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। पुरानी बंद पड़ी इस फैक्ट्री में उसकी नौकरी मात्र गार्ड की थी, लेकिन वह जानता था कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो उसे हर रात बेचैन कर देता है। फैक्ट्री में घुसते ही उसे वो जंग लगे मशीनें दिखती, जिन पर अब सिर्फ धूल जमी थी। हर रात की तरह वह अपनी टॉर्च जलाकर फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्सों का मुआयना करने चला गया। फैक्ट्री में सन्नाटा पसरा था, लेकिन यह सन्नाटा भी कभी कभी कानों में किसी डरावनी सरगोशी की तरह गूंज उठता था। अचानक उसे मशीन नंबर 7 के पास हलचल महसूस हुई। उसने अपनी टॉर्च उधर घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। पर उसे महसूस हुआ कि कोई वहां खड़ा था, छुपा हुआ, उसकी हर हरकत देख रहा था। बंसीराम ने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाया। तभी उसके पैरों के नीचे कुछ कुरकुराने की आवाज आई। उसने नीचे देखा, एक पुराना गल चुका जूता पड़ा था। मगर सबसे खौफनाक बात यह थी कि वह जूता थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, जैसे किसी ने उसे अभी अभी उतारा हो। उसका गला सूख गया। वह उल्टे पैर वहां से भागने ही वाला था कि पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने फौरन पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बंसी, ये सब तेरा वहम है, वह खुद को समझाने लगा। मगर तभी मशीन नंबर 7 अचानक अपने आप चालू हो गई। फैक्ट्री तो पिछले 10 सालों से बंद थी। यहां बिजली भी नहीं थी, फिर मशीन कैसे चली? बंसीराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी टॉर्च के उजाले में मशीन की धारियां तेजी से घूमने लगीं और एक अजीब सा परछाई मशीन से निकलती दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी, किसी इंसान जैसी। बंसीराम कांप उठा। उसने कई बार यहां अजीब चीजें महसूस की थी, लेकिन आज तो वह अपनी आंखों से देख रहा था। वह उल्टे पैर भागने ही वाला था कि मशीन की आवाज अचानक बंद हो गई। चारों तरफ फिर वही सन्नाटा, मगर एक चीज बदल गई थी। अब मशीन के पास जमीन पर किसी के गीले पैरों के निशान थे, जो धीरे धीरे फैक्ट्री के पिछले दरवाजे की ओर जा रहे थे। बंसीराम की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन उसका दिमाग अब और ज्यादा जानने को उत्सुक हो गया। उसने अपनी टॉर्च उठाई और उन पैरों के निशानों का पीछा करने लगा। निशान फैक्ट्री के पिछले हिस्से की ओर ले जा रहे थे, जहां एक पुरानी टूटी हुई सीढ़ी थी जो बेसमेंट की ओर जाती थी। यह जगह हमेशा बंद रहती थी, लेकिन आज दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। बंसीराम को याद आया कि इस फैक्ट्री में 10 साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। कई मजदूर मशीन में फंसकर मारे गए थे और तभी से यह फैक्ट्री बंद पड़ी थी। क्या यह उन्हीं में से किसी की आत्मा थी? उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन अब वह रुकने वाला नहीं था। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और हल्के हाथों से उसे और खोला। अंदर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बेसमेंट में पुरानी जंग लगी कुर्सियां रखी थी और उनके बीच में एक आदमी बैठा था। हाँ, वह एक आदमी ही था, मगर उसका शरीर इतना सूखा हुआ था कि वह किसी मम्मी जैसा लग रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। बंसीराम का गला सूख गया। यह कोई इंसान कैसे हो सकता था? यहां तो कोई आता जाता भी नहीं था। लेकिन तभी उस आदमी की उंगलियां हिलने लगीं। बंसीराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आदमी धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाने लगा और फिर उसकी आंखें खुल गईं। सफेद, बिना पुतलियों की आंखें। बंसीराम की चीख निकलने ही वाली थी कि वह आदमी एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसकी हड्डियों के चरमराने की आवाज फैक्ट्री के सन्नाटे में गूंज उठी। बंसीराम ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे कोई ताकत ही नहीं बची थी। वह बस खड़ा रह गया, अपने सामने उस डरावने आदमी को देखता हुआ जो अब उसकी ओर बढ़ रहा था। और फिर बंसीराम का शरीर जैसे सुन्न हो गया था। सामने खड़ा वह आदमी हड्डियों के ढांचे जैसा लग रहा था। उसकी सफेद, बिना पुतलियों वाली आंखें सीधे बंसीराम की आंखों में देख रही थीं, जैसे उसकी आत्मा तक झांक रही हों। उसके कदमों से अजीब सी खटखट की आवाज आ रही थी, जैसे किसी सूखे पत्ते को मसल दिया गया हो। बंसीराम ने खुद को किसी तरह हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसका दिमाग भागने के लिए चिल्ला रहा था, मगर शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। तभी वह आदमी कुछ बुदबुदाने लगा। शब्द अस्पष्ट थे, मगर उसकी आवाज जैसे फैक्ट्री की पुरानी दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। बंसीराम को लगा कि वह उसे कुछ कहना चाहता है, मगर क्या? अचानक फैक्ट्री में रखी दूसरी मशीनें भी बिना किसी बिजली के झटके से चालू हो गईं।
लोहे के बड़े बड़े पहिए घूमने लगे, बेल्टें सरसराने लगी और पूरी फैक्ट्री एक भुताहा शोर से भर गई। हवा में जले हुए लोहे और पुराने ग्रीस की गंध फैलने लगी। बंसीराम को लगा कि वह अब इस जगह से कभी जिंदा नहीं निकल पाएगा। उसका ध्यान फिर उस आदमी की ओर गया जिसने अब अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ाया। बंसीराम की धड़कन तेज हो गई, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उस आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, उसकी डरावनी सफेद आंखों में से पानी की धार बंसीराम के पैरों के पास गिर रही थी। वह दर्द से कराहते हुए कुछ और स्पष्ट बोलने लगा, मुझे मुक्त करो। बंसीराम को समझ नहीं आया कि यह क्या कह रहा है, पर उसकी आवाज में कोई खौफ नहीं था, बल्कि उसमें एक दर्द था, एक ऐसा दर्द जो मरने के बाद भी खत्म नहीं हुआ था। कौन हो तुम? बंसीराम ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूछा। उस आदमी ने कांपते होठों से कहा, मैं गोविंद, इसी फैक्ट्री में मरा था, मुझे बंधन से मुक्त करो। बंसीराम का दिमाग तेजी से घूमने लगा। उसे याद आया कि फैक्ट्री में हादसे के वक्त कई मजदूर मरे थे, मगर किसी की भी लाश नहीं मिली थी। क्या यह उन्हीं में से एक था? कैसे मुक्त करूं? बंसीराम ने डरते हुए पूछा। गोविंद की उंगलियां कांपीं और उसने मशीन नंबर 7 की ओर इशारा किया। वहां नीचे मेरी हड्डियां। बंसीराम को काटो तो खून नहीं। क्या यह सच था? मशीन के नीचे उसकी हड्डियां थीं। तभी मशीन के शोर के बीच कुछ और आवाजें आने लगी, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। फैक्ट्री की छत से परछाइयां लटकने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मंडरा रही हो। बंसीराम के पास अब 2 ही रास्ते थे, या तो वह भाग जाए और इस राज को वहीं छोड़ दे, या फिर गोविंद की आत्मा को मुक्ति देने की कोशिश करे। उसने हिम्मत जुटाई और मशीन नंबर 7 के पास गया। उसके नीचे लोहे की प्लेटें जमी थीं, जिनके नीचे शायद कुछ दफन था। उसने धीरे धीरे प्लेट हटाने की कोशिश की, मगर जंग लगे लोहे ने उसे मुश्किल बना दिया। तभी एक भयानक आवाज आई, जल्दी कर, वो आ रहे हैं। बंसीराम का दिल जोर से धड़क उठा। कौन आ रहे हैं? गोविंद कांपते हुए बोला, वो जिन्होंने हमें मारा था, वो अब भी यहां हैं। बंसीराम ने पूरा जोर लगाकर प्लेट को खींचा। जैसे ही वह हटी, नीचे मिट्टी में दबी कुछ सूखी हड्डियां दिखीं, मानो किसी ने इन्हें छुपाकर यहां दफना दिया था। हड्डियों को देखते ही फैक्ट्री की दीवारें थरथराने लगीं। हवा की गति तेज हो गई और गोविंद का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। जल्दी आग में डालो इन्हें। गोविंद की आत्मा चीख पड़ी। बंसीराम के दिमाग ने तेजी से काम किया। उसने अपनी जेब से बीड़ी निकाली, उसे जलाया और हड्डियों पर फेंक दिया। आग की छोटी सी लपट अचानक विशाल रूप लेने लगी। फैक्ट्री के कोने कोने से चीखें गूंज उठीं, जैसे कई आत्माएं एक साथ रो रही हों। गोविंद ने एक आखिरी बार बंसीराम की ओर देखा। उसकी आंखों में अब सफेदी की जगह हल्की रोशनी थी। एक शांत मुस्कान उसके चेहरे पर आई और फिर वह हवा में घुलकर गायब हो गया। फैक्ट्री की सारी मशीनें अचानक बंद हो गईं। सन्नाटा फिर से छा गया। बंसीराम लड़खड़ाते हुए बाहर आया। सुबह की हल्की किरणें आसमान में फैलने लगी थीं। वह जानता था कि उसने आज कुछ ऐसा देखा है जो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। मगर एक चीज तय थी, अब इस फैक्ट्री में कोई और आत्मा नहीं भटकेगी। बंसीराम का शरीर अभी भी थरथरा रहा था, लेकिन उसने राहत की सांस ली। गोविंद की आत्मा मुक्त हो चुकी थी और फैक्ट्री की भयावहता भी शायद अब खत्म हो जाएगी। मगर उसके दिमाग में एक सवाल लगातार घूम रहा था। गोविंद ने कहा था, वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? उसका दिल फिर से धड़कने लगा। क्या वह सिर्फ गोविंद की आत्मा थी जो यहां अटकी हुई थी, या कुछ और भी था जो इस फैक्ट्री में छुपा हुआ था? सूरज धीरे धीरे निकलने लगा था। बंसीराम ने सोचा कि अब उसे यहां से निकल जाना चाहिए। उसने अपनी टॉर्च बंद की और फैक्ट्री के गेट की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने गेट खोला, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। गेट के ठीक बाहर धूल भरी जमीन पर कई जोड़ी पैरों के ताजा निशान बने हुए थे। वहां कोई खड़ा नहीं था, लेकिन ये निशान किसी की मौजूदगी का सबूत थे। वह धीरे धीरे नीचे झुका और उन निशानों को ध्यान से देखने लगा। ये सिर्फ 2-4 नहीं थे, बल्कि दर्जनों निशान थे, जैसे बहुत सारे लोग अभी अभी इस फैक्ट्री में आए हों। बंसीराम ने झटके से पीछे देखा। फैक्ट्री अब शांत थी, मगर अब उसे हर कोने में खतरा महसूस हो रहा था। अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। तूने एक को मुक्त किया, बाकी अभी भी भूखे हैं।
ये आवाज फैक्ट्री की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। बंसीराम के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी फैक्ट्री के अंदर से धीरे धीरे कई परछाइयां उभरने लगी। ये परछाइयां मशीनों के बीच से निकल रही थीं, धीरे धीरे आकार ले रही थीं। कुछ जमीन से उठ रही थीं, कुछ छत से लटक कर नीचे आ रही थीं। बंसीराम ने देखा कि अब वह अकेला नहीं था। पूरा हॉल मजदूरों की आत्माओं से भर चुका था। उनके चेहरे अधजले थे, किसी की आंखें नहीं थीं, किसी की उंगलियां कटी हुई थीं और कुछ के शरीर अधूरे थे, जैसे वे मौत से पहले ही मशीनों में फंसकर कुचल दिए गए हों। उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। हमें भी मुक्ति चाहिए। उनकी आवाजें एक साथ गूंज उठीं और पूरा हॉल एक भूतिया शोर से भर गया। बंसीराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चिल्लाते हुए गेट की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने गेट खोला, एक अदृश्य ताकत ने उसे झटके से पीछे खींच लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टॉर्च दूर जा गिरी और अब चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा था। ठंडी हवा उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी और हर तरफ से वो आवाजें आ रही थीं। हमें भी मुक्त करो। बंसीराम ने खुद को संभाला और किसी तरह खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि फैक्ट्री का दरवाजा जैसे खुद ब खुद बंद हो चुका था। अचानक गोविंद की आवाज हवा में गूंज उठी। बंसी, इन सबको भी मुक्त करना होगा, वरना तू भी इनका हिस्सा बन जाएगा। बंसीराम का दिमाग सुन्न पड़ गया। अगर उसने इन्हें मुक्त नहीं किया तो ये आत्माएं उसे भी मार डालेंगी। लेकिन सवाल यह था कि वह इन सबको कैसे मुक्त करे। तभी उसे कुछ याद आया। फैक्ट्री के पुराने रिकॉर्ड रूम में एक लॉकर था, जिसमें हादसे से जुड़ी कुछ फाइलें रखी हुई थीं। शायद उन फाइलों में कोई सुराग मिल सके कि इन आत्माओं को क्या चाहिए। बंसीराम ने हिम्मत जुटाई और फैक्ट्री के अंदर की ओर भागा। पीछे से कई आत्माएं उसके पीछे दौड़ पड़ी। मशीनों के बीच से अजीब सी आवाजें आने लगीं। दीवारों से खून टपकने लगा और हवा में एक तीखी गंध फैल गई। वह जैसे तैसे रिकॉर्ड रूम तक पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जल्दी जल्दी अलमारियों को खंगालना शुरू किया। फाइलें बिखरी पड़ी थीं, धूल से भरी हुई। उसने एक पुरानी पीली पड़ी फाइल निकाली, जिस पर लिखा था, फैक्ट्री हादसा 10 साल पहले की सच्चाई। उसने कांपते हाथों से फाइल खोली। जैसे जैसे उसने पन्ने पलटने शुरू किए, उसकी आंखें फटी रह गईं। इस हादसे को कोई दुर्घटना नहीं थी, ये एक साजिश थी। बंसीराम के हाथ कांप रहे थे। उसने फाइल के पन्ने पलटे और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसमें लिखा था कि फैक्ट्री में जो हादसा हुआ था वह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। 10 साल पहले फैक्ट्री के मालिक बलवीर सिंह ने जानबूझकर मशीनों में खराबी करवाई थी। वह मजदूरों की हड़ताल से परेशान था और चाहता था कि वे फैक्ट्री छोड़ दें। लेकिन जब मजदूर नहीं माने तो उसने मशीनें चालू कर दी, जबकि उन्हें मरम्मत की जरूरत थी। मशीनों में फंसे 17 मजदूर जिंदा जल गए, कट गए और कुछ के शरीर मशीनों में पिस गए। बलवीर सिंह ने सबूत मिटाने के लिए उनकी लाशों को फैक्ट्री के बेसमेंट में छुपा दिया और इस हादसे को एक तकनीकी खराबी बता दिया। बंसीराम के गले से एक शब्द नहीं निकला, इसलिए इनकी आत्माएं यहां भटक रही हैं। इनका सही से अंतिम संस्कार नहीं हुआ। फाइल में यह भी लिखा था कि हादसे के बाद बलवीर सिंह ने फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद कर दिया था और इस जगह को भुतहा घोषित करवा दिया था, ताकि कोई यहां आकर सच्चाई न जान सके। बंसीराम को समझ आ चुका था कि अगर इन आत्माओं को मुक्ति देनी है तो उसे इनकी हड्डियों को जलाकर उनका अंतिम संस्कार करना होगा, जैसे उसने गोविंद की हड्डियों के साथ किया था। लेकिन अब एक बड़ी समस्या थी, इतनी सारी आत्माओं की हड्डियां कहां मिलेंगी। बाहर से डरावनी आवाजें अब और करीब आने लगी थीं। दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक होने लगी। बंसीराम के पास ज्यादा समय नहीं था। वह तेजी से फाइल के आखिरी पन्ने पर पहुंचा, जहां लिखा था, हड्डियों को बेसमेंट में एक गुप्त कमरे में छुपाया गया है, जिसे लोहे की प्लेटों से ढका गया है। बेसमेंट, वही जगह जहां उसने गोविंद की हड्डियां देखी थीं। बंसीराम के माथे पर पसीना आ गया। उसे वहां दोबारा जाना पड़ेगा, उस जगह जहां मौत का साया मंडरा रहा था। अचानक दरवाजे की जंजीर टूट गई और चारों तरफ से भूतिया परछाइयां कमरे में घुसने लगीं। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। हमें मुक्त कर! बंसीराम चीख पड़ा और फाइल लेकर तेजी से भागा। आत्माएं उसके पीछे पीछे दौड़ने लगीं। उसने जैसे तैसे बेसमेंट का दरवाजा खोला और सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे अंधेरा और भी घना हो गया था।
हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी गर्दन पकड़ने वाला है। बेसमेंट में पहुंचते ही उसकी टॉर्च की रोशनी में एक पुरानी लोहे की प्लेट दिखाई दी। यही वह जगह थी जहां उन मजदूरों की हड्डियां छुपाई गई थीं। लेकिन जैसे ही वह प्लेट हटाने के लिए झुका, एक ठंडी हवा उसके चारों ओर बहने लगी। अचानक एक छाया उसके सामने प्रकट हुई। बलवीर सिंह। हाँ, वह फैक्ट्री का मालिक बलवीर सिंह ही था। लेकिन वह जिंदा कैसे हो सकता था? तूने बहुत कुछ जान लिया बंसीराम। बलवीर सिंह की आवाज फैक्ट्री की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। इन आत्माओं को मुक्त करके तू मेरी सबसे बड़ी गलती को उजागर कर देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बंसीराम का दिमाग सन्न रह गया। क्या बलवीर सिंह जिंदा था या वह भी इन भटकती आत्माओं का एक हिस्सा बन चुका था? लेकिन बंसीराम के पास सोचने का समय नहीं था। उसने पूरी ताकत से प्लेट हटाई और जैसे ही वह हटी, वहां कई कंकाल पड़े दिखाई दिए। मजदूरों की अधजली हड्डियां अब भी वहीं दबी थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी, मौत की गंध। आत्माएं अब बेसमेंट में मंडराने लगीं और बलवीर सिंह चीख पड़ा, नहीं, ये मत कर। बंसीराम ने अपनी जेब में हाथ डाला और वह चीज निकाली जिसने पहले भी एक आत्मा को मुक्त किया था, उसकी बीड़ी। उसने कांपते हाथों से बीड़ी जलाई और उन हड्डियों पर फेंक दी। जैसे ही आग की लपटें उठीं, फैक्ट्री में जोरदार चीखें गूंजने लगीं। मजदूरों की आत्माएं अब तेजी से आसमान की ओर उठ रही थीं, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा मुक्त की जा रही हों। बलवीर सिंह तड़पने लगा, उसकी आत्मा भी जलने लगी। नहीं, उसने एक आखिरी चीख मारी और अचानक गायब हो गया। आग की रोशनी में बंसीराम ने देखा कि अब चारों ओर शांति थी। मजदूरों की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। फैक्ट्री का अंधेरा छोंट चुका था। बंसीराम ने ऊपर देखा। सूरज की पहली किरण फैक्ट्री की टूटी छत से अंदर आ रही थी। वह धीरे धीरे बेसमेंट से बाहर निकला। फैक्ट्री अब शांत थी। मशीनें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। लेकिन एक बात साफ थी, अब इस फैक्ट्री में कोई आत्मा नहीं थी। बंसीराम ने एक गहरी सांस ली और बाहर निकला। उसने एक चमत्कार कर दिखाया था। मृत आत्माओं को मुक्ति दिलाकर इस श्रापित जगह को हमेशा के लिए शांत कर दिया था। बंसीराम धीरे धीरे फैक्ट्री से बाहर निकला। सुबह की हल्की रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी थी, लेकिन उसके मन के अंदर अंधेरा अभी भी बाकी था। उसने अपनी बीड़ी की डिब्बी निकाली, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह उसे जला भी नहीं पाया। सड़क पर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि सब कुछ शांत हो चुका है। फैक्ट्री पीछे छूट चुकी थी और अब वहां किसी आत्मा की मौजूदगी नहीं थी, मगर उसके कानों में अब भी उन मजदूरों की चीखें गूंज रही थीं। वह सोचने लगा, अब आगे क्या? क्या वह इस रहस्य को किसी को बताएगा या फिर यह राज हमेशा के लिए वहीं दफन रहेगा? तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, बंसीराम। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। इंस्पेक्टर राजवीर। राजवीर गांव का थानेदार था और उसकी नजरें बंसीराम पर टिकी हुई थीं। रात भर तू फैक्ट्री में क्या कर रहा था? उसने सख्त लहजे में पूछा। बंसीराम को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। क्या वह सच बताए कि उसने 10 साल पुराना रहस्य सुलझा दिया है? क्या कोई इस पर विश्वास करेगा? मैं बस गार्ड की ड्यूटी पर था साहब। उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर राजवीर ने उसकी आंखों में देखा और संदेह से भरी मुस्कान दी। मुझे सब पता है बंसीराम, तूने जो किया है वह कोई नहीं कर सकता था। बंसीराम चौंक गया। आपको कैसे पता? राजवीर ने लंबी सांस ली और पास आकर कहा, क्योंकि यह केस मैं 10 साल से सुलझाने की कोशिश कर रहा था। यह हादसा नहीं था, यह एक कत्ल था। बलवीर सिंह ने उन मजदूरों को मरवाया था। मैं इसे साबित नहीं कर पाया, लेकिन अब तूने वह कर दिखाया जो मैं नहीं कर सका। बंसीराम की आंखें फटी रह गईं। लेकिन साहब, बलवीर सिंह तो... राजवीर ने बीच में ही बात काट दी। मरा नहीं था। बलवीर सिंह ने हादसे के बाद अपने आप को मरा हुआ दिखाया, लेकिन असल में वह विदेश भाग गया था। मैंने उसके बैंक रिकॉर्ड्स ट्रेस किए थे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। बंसीराम की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तो फिर वह कल रात वहां कैसे था? इंस्पेक्टर राजवीर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, हो सकता है कि वह सच में मर चुका हो, लेकिन अगर वह वहां था तो इसका मतलब है कि वह भी किसी तरह से इस श्राप का हिस्सा बन चुका था। बंसीराम के होश उड़ गए। तो क्या मतलब बलवीर सिंह की आत्मा भी वहीं फंसी हुई थी? राजवीर ने सिर हिलाया। शायद। और अब जब तूने उन मजदूरों की आत्माओं को मुक्त कर दिया तो उसका भी अंत हो गया। बंसीराम ने लंबी सांस ली।
उसने सोचा कि यह कहानी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन राजवीर की आंखों में अब भी एक बेचैनी थी। साहब, अब तो सब ठीक हो गया ना? बंसीराम ने पूछा। राजवीर ने धीरे से सिर हिलाया। शायद हाँ या शायद नहीं। बंसीराम को यह सुनकर झटका लगा। क्या मतलब? इंस्पेक्टर ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे कहा, क्योंकि बलवीर सिंह अकेला नहीं था। बंसीराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस हादसे में और भी लोग शामिल थे जो अब भी जिंदा हैं, और हो सकता है कि वे अब तेरे पीछे आए। बंसीराम के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा था कि यह डरावनी रात खत्म हो गई है, लेकिन शायद यह सिर्फ शुरुआत थी। बंसीराम का कलेजा धक से रह गया। और लोग? कौन लोग साहब? इंस्पेक्टर राजवीर ने इधर उधर देखा, फिर बंसीराम का हाथ पकड़कर उसे सड़क के किनारे लगे पीपल के पेड़ के पास ले गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वह कुछ ऐसा बताने वाला हो जो किसी को नहीं पता था। बंसी, हादसे के समय सिर्फ बलवीर सिंह ही नहीं, बल्कि उसके कुछ खास लोग भी वहां मौजूद थे। कौन? बंसीराम ने कांपती आवाज में पूछा। राजवीर ने धीरे धीरे जवाब दिया। फैक्ट्री का सुपरवाइजर रमाकांत, फाइनेंस ऑफिसर दयानंद और सिक्योरिटी हेड कैलाश। ये तीनों बलवीर के साथ उस रात मौजूद थे जब मजदूरों को जिंदा जलाया गया था। इन्होंने ही दरवाजे बाहर से बंद किए थे। बंसीराम का खून ठंडा पड़ गया। मतलब ये तीनों आज भी जिंदा हैं? राजवीर ने सिर हिलाया। हाँ, और तेरे लिए खतरा भी यही लोग हैं। तूने जो किया है, अगर ये लोग जान गए तो तुझे भी मिटा देंगे। बंसीराम की रूह कांप गई। तो अब मैं क्या करूं साहब? राजवीर ने जेब से एक कागज निकाला और उसे दिया। ये उन तीनों के पते हैं। अगर तू सच में इस गुनाह की जड़ तक जाना चाहता है तो इनसे मिलना होगा। बंसीराम के हाथ कांप रहे थे। उसे लगा था कि फैक्ट्री की भूतिया कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन यह तो सिर्फ एक परत थी। असली हैवान तो अब भी जिंदा थे। उसने धीरे धीरे कागज खोला। तीनों नाम और पते साफ साफ लिखे थे। 1, रमाकांत शर्मा, पुरानी कोयला गली, शहर का बाहरी इलाका 2। दयानंद त्रिपाठी, रेलवे क्वार्टर नंबर 14, स्टेशन रोड 3। कैलाश ठाकुर, शिव मंदिर के पीछे, नया बाजार। बंसीराम को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। अगर वह इनसे मिलने गया तो शायद वह जिंदा वापस न लौटे, लेकिन अगर वह कुछ न करे तो इन मजदूरों की आत्माएं व्यर्थ में भटकती रहेंगी। क्या तू ये सब करना चाहता है? राजवीर ने गंभीरता से पूछा। बंसीराम ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। हाँ साहब, अब यह लड़ाई मेरी भी है। राजवीर मुस्कुराया। ठीक है, तो पहला कदम रमाकांत से मिलने का होगा। रात का दूसरा खेल शुरू। शाम ढल चुकी थी। बंसीराम अब शहर के बाहरी इलाके में खड़ा था, जहां रमाकांत शर्मा का पुराना मकान था। यह जगह सुनसान थी। चारों ओर जंगली घास उगी हुई थी। मकान टूटा फूटा था, जैसे सालों से कोई यहां नहीं रहता। बंसीराम ने धीरे धीरे दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर खटखटाया। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। एस। अंदर अंधेरा था। बंसीराम ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। चारों ओर धूल थी। मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। कोई है? उसने धीरे से पुकारा। कोई आवाज नहीं आई, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च आगे बढ़ाई, उसे सामने दीवार पर कुछ अजीब दिखा। खून से लिखे हुए कुछ शब्द। बच सका तो बच जा, वरना तेरी भी वही हालत होगी। बंसीराम की टॉर्च हाथ से गिर गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक उसे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसने धीरे से मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। बंसीराम का खून जम गया। उसकी टॉर्च जमीन पर गिरी पड़ी थी, लेकिन उसमें अब भी हल्की रोशनी थी। उस रोशनी में उसने देखा, सामने एक परछाई खड़ी थी। परछाई लंबी थी, पतली थी, और उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। बंसीराम ने कांपते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ फर्श चरमराने लगा, जैसे कोई बेजान चीज हिल रही हो। बंसीराम ने झट से टॉर्च उठाई और सामने रोशनी डाली। रमाकांत शर्मा, लेकिन यह कोई आम इंसान नहीं था। रमाकांत की आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं, उसके चेहरे की चमड़ी झुलसी हुई थी, और उसके हाथों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थीं, जैसे किसी मशीन में दबकर टूट गई हों। बंसीराम, उसकी आवाज फटी हुई थी, जैसे कोई मरे हुए गले से बोल रहा हो। बंसीराम की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। रमाकांत, तब तू जिंदा है?
रमाकांत के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आई। जिंदा? हाँ और नहीं भी। बंसीराम समझ नहीं पा रहा था कि यह सच में रमाकांत है या कोई भूत। मैंने कुछ नहीं किया बंसी। रमाकांत अब बुरी तरह कांप रहा था। मैंने बस बलवीर के कहने पर दरवाजे बंद किए थे। मुझे नहीं पता था कि वे सब मर जाएंगे। बंसीराम ने गुस्से से उसकी ओर कदम बढ़ाया। तू झूठ बोल रहा है, तू भी उस कत्ल में शामिल था। रमाकांत ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं भी गुनहगार हूं, लेकिन मुझे भी इसकी सजा मिली है। बंसीराम रुक गया। मतलब? रमाकांत ने धीरे धीरे अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। बंसीराम ने देखा कि उसकी उंगलियां आधी कटी हुई थीं, जैसे किसी मशीन ने उन्हें चबा डाला हो। जब हादसे के बाद मैं यहां वापस आया तो मुझे इस फैक्ट्री की आत्माओं ने पकड़ लिया। उन्होंने मुझे उसी तरह दर्द दिया जैसे उन्होंने झेला था। मैं बच नहीं सका। बंसी, मैं इस भूतिया फैक्ट्री का ही एक हिस्सा बन गया। बंसीराम को अब एहसास हुआ कि रमाकांत आधा इंसान और आधा कुछ और ही बन चुका था। तुझे जो करना है कर ले, रमाकांत ने हाँफते हुए कहा। लेकिन इस खेल का असली खिलाड़ी कोई और है। कौन? बंसीराम ने घूरते हुए पूछा। रमाकांत ने अपनी कांपती उंगलियों से कागज का एक टुकड़ा निकाला और बंसीराम को दिया। इसे पढ़ और समझ जा कि असली मौत अभी बाकी है। बंसीराम ने कागज खोला। उसमें लिखा था, अगर तुझे सच जानना है तो उस जगह जा जहां इस खेल की शुरुआत हुई थी, पुरानी फैक्ट्री के अंदर सबसे नीचे, जहां कोई कभी नहीं जाता। तहखाना? बंसीराम फुसफुसाया। रमाकांत का सिर धीरे धीरे नीचे झुक गया। उसकी सांसें भारी हो गईं। अब मेरा समय आ गया, वे मुझे लेने आ रहे हैं। कौन? बंसीराम चिल्लाया। तभी अचानक कमरे की सारी खिड़कियां जोर से झटके में खुल गईं। एक अंधेरी आंधी अंदर आई और रमाकांत ने एक भयंकर चीख मारी। बंसीराम बस देखता रह गया। रमाकांत की पूरी बॉडी हवा में उठ गई और किसी अदृश्य शक्ति ने उसे दीवार पर जोर से पटक दिया। धड़ाम! दीवार खून से लाल हो गई। रमाकांत अब नहीं था। बंसीराम का दिल जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत कागज को मुट्ठी में भींचकर वहां से बाहर भागा। अब उसे पता था कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब उसे फैक्ट्री के सबसे गहरे रहस्य तक पहुंचना था। अब उसे तहखाने में जाना था। बंसीराम के कदम तेजी से चलते जा रहे थे। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। रमाकांत की चीख, उसका हवा में उठना और फिर दीवार से टकराकर मांस के लोथड़े में बदल जाना, यह सब उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। लेकिन अब उसे रुकना नहीं था। वह कागज के उस नोट को देखता रहा जिस पर साफ लिखा था, अगर तुझे सच जानना है तो तहखाने में जा। वह सीधे फैक्ट्री की ओर बढ़ने लगा। रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। फैक्ट्री के बाहर वही वीरानगी थी, लेकिन आज कुछ अलग था। यह जगह अब भी उतनी ही खतरनाक लग रही थी, लेकिन आज यहां अजीब सन्नाटा था, जैसे सब कुछ उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। बंसीराम ने हिम्मत जुटाई और अंदर घुस गया। चारों ओर गहरा अंधेरा था। हर कदम पर उसके जूतों के नीचे सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ते ही जले हुए धब्बों को उभार रही थी। वहीं धब्बे जहां मजदूरों को जिंदा जलाया गया था। पर बंसीराम को अब और नीचे जाना था। उसने धीरे धीरे तहखाने के जंग लगे लोहे के दरवाजे को धक्का दिया। घर रर 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 रर। दरवाजा भारी आवाज के साथ खुला और बंसीराम सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे पूरी तरह घुप अंधेरा था। हवा ठंडी थी और एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे सड़ी हुई चीजों की। धक धक धक। बंसीराम के कानों में अपनी ही धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। तभी उसकी टॉर्च झपकने लगी। नहीं, अभी नहीं। उसने घबराकर टॉर्च को झटके से हिलाया, लेकिन रोशनी बुझ गई। अब वह पूरी तरह अंधेरे में था। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बंसीराम की सांसें अटक गईं। उसकी रीढ़ में बिजली दौड़ गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। सामने एक कंकाल जैसा सूखा इंसान खड़ा था। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी और उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था। तू यहां क्यों आया है बंसीराम? उसकी आवाज गहरी थी, डरावनी थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। बंसीराम कुछ कह नहीं पाया। तूने हमारे रहस्य को खोल दिया, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। वह आकृति धीरे धीरे उसके पास आने लगी। बंसीराम की टांगें कांपने लगी। वह पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन पीछे सिर्फ ठंडी
पत्थर की दीवार थी। तभी आकृति जोर से चीखी, मुझे मत छोड़ो, मुझे भी मत जलाओ। बंसीराम समझ गया यह उन्हीं मजदूरों की आत्मा थी। वह डरते डरते बोला, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। आकृति कांपने लगी। उसकी जलती आंखों में एक पल के लिए नरमी आई। अगर तुझे सच में हमारी मदद करनी है तो उस आदमी को रोक जो इस सब के पीछे था। बंसीराम ने घबराकर पूछा, कौन? बलवीर तो मर चुका है। आत्मा ने धीरे से सिर हिलाया। बलवीर सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल कोई और खेल रहा था। कौन? बंसीराम की आवाज कांप रही थी। आत्मा ने धीरे से कहा, कैलाश ठाकुर। बंसीराम का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन वो तो सिर्फ सिक्योरिटी हेड था। नहीं, आत्मा ने धीरे से कहा, बलवीर तो बस सामने का आदमी था। असली मास्टरमाइंड कैलाश था। उसी ने मजदूरों को जिंदा जलाने का प्लान बनाया। उसी ने बलवीर को पैसे देकर सब कुछ करने के लिए मजबूर किया। और अब वह जान गया है कि तू हमारे रहस्य को खोल रहा है। बंसीराम को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। अब तू भी खतरे में है बंसीराम। और तभी पीछे से एक गोली चली। धाएं! गोली दीवार में जा धंसी। बंसीराम तुरंत झटके से झुका और पलटकर देखा। कैलाश ठाकुर। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। बहुत पूछताछ कर रहा था ना बंसीराम? कैलाश ने हंसते हुए कहा, अब यही पूछताछ तुझे मार डालेगी। बंसीराम की सांसें तेज हो गईं। उसने देखा कि कैलाश ने फिर से रिवॉल्वर उठाई और ट्रिगर दबाने वाला था। लेकिन तभी तहखाने की पूरी दीवार कांपने लगी। गड़ गड़ गड़। बंसीराम और कैलाश दोनों हक्के बक्के रह गए। और फिर दीवार तोड़कर दर्जनों आत्माएं बाहर निकली। सफेद रोशनी से चमकती हुई, जलती हुई आंखों वाली, कंकाल जैसी रूहें। वे सभी कैलाश की ओर बढ़ने लगी। कैलाश घबराकर पीछे हटा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने डर से चीखते हुए अपनी रिवॉल्वर तान दी। लेकिन एक आत्मा उसके ऊपर कूद पड़ी। तूने हमें जलाया था, अब तेरी बारी है। कैलाश की चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। बंसीराम सिर्फ देखता रह गया। कुछ ही सेकंड में कैलाश की पूरी बॉडी जलने लगी। उसकी चमड़ी पिघलने लगी, उसकी हड्डियां चटकने लगी। और फिर एक भयंकर चीख के साथ वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। चारों ओर भयानक सन्नाटा छा गया। बंसीराम वहीं जमीन पर गिर पड़ा, हांफता हुआ, कांपता हुआ। उसने धीरे से ऊपर देखा। आत्माएं अब शांत थीं। फिर उनमें से एक आत्मा आगे बढ़ी और धीरे से बोली, अब हमें मुक्ति मिल गई बंसीराम। बंसीराम कुछ नहीं बोल पाया। आत्माओं ने एक पल के लिए उसे देखा। फिर वे धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और कुछ ही सेकंड में तहखाने में सिर्फ बंसीराम बचा था। बाहर सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। यह भयानक रात आखिरकार खत्म हो चुकी थी। लेकिन क्या यह सच में अंत था? बंसीराम ने धीरे से अपने हाथों को देखा और तभी उसकी हथेलियों पर कुछ दिखाई दिया, जलते हुए पंजों के निशान। बंसीराम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपनी हथेलियों को उलट पलट कर देखा। जलते हुए पंजों के निशान अभी भी चमक रहे थे, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। वह लड़खड़ाता हुआ उठा और ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागा। यह खत्म नहीं हुआ, उसने खुद से बुदबुदाया। कुछ अभी भी बाकी है। वह किसी तरह लड़खड़ाते हुए फैक्ट्री से बाहर निकला। बाहर हल्की सुबह हो चुकी थी, लेकिन आसमान में अजीब सा अंधकार फैला हुआ था। बंसीराम को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने अपनी हथेलियों को कसकर बंद कर लिया और तेजी से अपनी झोंपड़ी की ओर बढ़ गया। लेकिन उसके आने से पहले ही कोई वहां पहुंच चुका था। उसके झोंपड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर हल्की हलचल थी। बंसीराम की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से कदम बढ़ाया और दरवाजे को हल्का धक्का दिया। घर। दरवाजा खुलते ही अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच कैलाश ठाकुर की लाश पड़ी थी। यह कैसे हो सकता है? बंसीराम के मुंह से निकला। कल रात तो उसने देखा था कि आत्माओं ने कैलाश को जला दिया था। उसकी हड्डियां चटका दी थीं। फिर उसकी लाश यहां कैसे आई? उसके माथे से पसीना बहने लगा। उसने डरते हुए लाश की ओर कदम बढ़ाया। तभी कैलाश की लाश का हाथ अचानक उठ गया और बंसीराम का पैर पकड़ लिया। बंसीराम चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन लाश की उंगलियां लोहे की तरह कस गई थीं। बंसीराम! लाश की आंखें अचानक खुल गईं। यह खत्म नहीं हुआ। बंसीराम का कलेजा मुंह को आ गया। उसने झटके से अपने पैर को छुड़ाया और धड़ाम से पीछे गिर पड़ा। लाश धीरे धीरे हिलने लगी। कैलाश मर चुका था,
यह क्या है? बंसीराम ने कांपते हुए दीवार से टिककर खुद को संभाला। लाश पूरी तरह उठ चुकी थी, लेकिन यह कैलाश नहीं था। यह कुछ और ही बन चुका था। उसका चेहरा जल चुका था, उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी हड्डियां चरमराकर अंदर बाहर हो रही थी। अब तू भी हमारे साथ आएगा बंसीराम? नहीं बंसीराम। उसकी आवाज गहरी थी, इतनी गहरी कि बंसीराम की हड्डियां तक कांप गईं। बंसीराम का शरीर जैसे बेजान हो गया। वह आदमी या जो कुछ भी था उसके सामने खड़ा था, लंबा, काला, अंधेरे में समाया हुआ। अब खेल असली शुरू हुआ है। उसकी गहरी डरावनी आवाज बंसीराम के कानों में गूंज रही थी। तू कौन है? बंसीराम ने कांपते हुए पूछा। आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अंगारों जैसी चमक रही थीं। मैं वह हूं जिसे तूने अब तक नहीं देखा। मैं वह हूं जो इस फैक्ट्री में हर चीख का गवाह रहा। मैं वह हूं जिसे जलाया नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। बंसीराम की सांसें अटक गईं। क्या तू भी उन्हीं मजदूरों की आत्माओं में से एक है? आदमी ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। फिर उसने हल्की हंसी हंसी, एक गूंजती हुई ठंडी हंसी। मजदूर नहीं बंसीराम, मैं उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक हूं। मैं इस जगह की असली आत्मा हूं। मैं इस फैक्ट्री का अभिशाप हूं। बंसीराम ने कांपते हुए एक कदम पीछे लिया। तू क्या चाहता है मुझसे? आदमी ने धीरे से अपना हाथ उठाया। हवा अचानक भारी हो गई। चारों ओर काले धुएं की लपटें उठने लगी। फैक्ट्री की टूटी हुई खिड़कियां चरमराने लगी। मैं चाहता हूं कि तू भी अब इस खेल का हिस्सा बने बंसीराम, जैसे बाकी बने थे। बंसीराम ने जोर से सिर हिलाया। नहीं, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दे। आदमी के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। सच? तो यह क्या है? उसने धीरे से अपनी उंगली उठाई और बंसीराम की हथेलियों पर जलते हुए पंजों के निशान तेजी से चमक उठे। आह! बंसीराम दर्द से चिल्लाया। अब तुझे भी आग में जलना होगा बंसीराम। अब तुझे भी फैक्ट्री के नीचे जाना होगा, जहां सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। बंसीराम का दिमाग घूम गया। क्या मतलब? कौन सा रहस्य? आदमी की आंखें और भी ज्यादा चमकने लगी। जहां यह सब शुरू हुआ था, जहां पहला कत्ल हुआ था, जहां पहली आत्मा जन्मी थी, फैक्ट्री के सबसे गहरे हिस्से में। बंसीराम को लगा जैसे उसकी सांसें बंद हो जाएंगी। क्या वह फिर से नीचे जाएगा? क्या वह सच में इस सब का हिस्सा बन गया था? और सबसे बड़ा सवाल, नीचे आखिर छुपा क्या था? बंसीराम के पैरों में मानो जड़ें जम गईं। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। फैक्ट्री के नीचे सबसे गहरे हिस्से में वहां क्या छिपा था? नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, बंसीराम ने घबराकर कहा। लेकिन वो आदमी मुस्कुराया। उसकी काली धुआंती आंखें और भी गहरी हो गईं। अब यह तेरी मर्जी नहीं है बंसीराम, अब यह तेरी नियति है। और इससे पहले कि बंसीराम कुछ समझ पाता, जमीन अचानक फटने लगी। गड़ 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 गड़। फैक्ट्री के नीचे की मिट्टी कांपने लगी। बंसीराम ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन एक झटके में वह नीचे गिर पड़ा। अंधकार, पूरी तरह अंधकार। वह तेजी से नीचे गिरता चला गया और फिर धड़ाम, बंसीराम किसी ठोस जमीन पर आ गिरा। उसकी टॉर्च हाथ से छूट चुकी थी। पूरा माहौल धूल और बदबू से भरा था। उसने कराहते हुए अपने पैरों को टटोला। कहीं कोई हड्डी तो नहीं टूटी? नहीं, वह ठीक था। लेकिन अब वह था कहां? उसने धीरे से चारों ओर देखा। चारों तरफ प्राचीन दीवारें थीं, जिन पर अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे यहां सदियों से कोई दबी हुई शक्ति सो रही थी। यह जगह, बंसीराम फुसफुसाया, यह फैक्ट्री के नीचे है। लेकिन यह कोई आम तहखाना नहीं था। यह कोई और ही दुनिया थी, पुरानी, रहस्यमयी और मौत से भरी। तभी आखिर आ ही गया तू। बंसीराम का खून जम गया। वही आदमी, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी काली परछाई दीवारों पर फैली हुई थी। उसकी आंखों में जलती हुई लपटें थीं। तूने सोचा कि यह सब यूं ही खत्म हो जाएगा? बंसीराम कांपते हुए पीछे हटा। तू कौन है? आदमी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। मुझे बहुत नामों से जाना जाता है, लेकिन एक नाम जो सबसे सही बैठता है। उसने झुककर बंसीराम के कान में फुसफुसाया। काल पुरुष। बंसीराम की रूह कांप गई। काल पुरुष, यह नाम उसने कभी नहीं सुना था, लेकिन यह नाम अपने आप में ही भयावह था। तू चाहता क्या है?
बंसीराम ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं चाहता हूं कि तू सच देखे बंसीराम। और कहते ही उसने अपनी लंबी काली उंगलियों से जमीन पर बने प्रतीकों को छुआ। अचानक पूरी जमीन हिलने लगी। बंसीराम लड़खड़ा गया। दीवारों पर जली हुई आकृतियां चमकने लगीं और फिर सामने की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। अंदर एक बड़ा पुराना और भयावह कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक विशाल पत्थर की वेदी थी और उस वेदी के चारों ओर जंजीरों से बंधे हुए कंकाल पड़े थे। उनकी आंखों के गड्ढों में अब भी अजीब सी लाल चमक थी। ये कौन थे? बंसीराम की आवाज कांप रही थी। वे पहले लोग थे जिन्होंने इस जगह की सच्चाई देखी और इसकी कीमत चुकाई। बंसीराम का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन सी सच्चाई? काल पुरुष की मुस्कान और चौड़ी हो गई। सच्चाई जिसके कारण यह फैक्ट्री बनाई गई थी। बंसीराम का दिमाग घूम गया। फैक्ट्री? यह फैक्ट्री सिर्फ मजदूरों को मारने के लिए नहीं बनी थी बंसीराम, यह एक प्राचीन श्राप को जगाने के लिए बनी थी। बंसीराम की आंखें फटी रह गईं। क्या मतलब? मतलब यह कि बलवीर, कैलाश ठाकुर और बाकी सब सिर्फ मोहरे थे। इस फैक्ट्री को बनाने का असली मकसद था एक पुराने दानव को फिर से जगाना। वह दानव जो सदियों से इस जमीन के नीचे सो रहा था। बंसीराम के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। तू झूठ बोल रहा है? तो फिर देख ले। काल पुरुष ने जोर से अपना हाथ वेदी की ओर उठाया। गड़गड़ गड़गड़ पूरी जमीन कांपने लगी। बंसीराम के सामने वेदी में पड़ी हड्डियां हिलने लगी और फिर वेदी का पत्थर फट गया और उसके अंदर से एक भयानक विशाल कंकाल उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें धधक रही थीं। उसकी उंगलियां नुकीले खंजर जैसी थीं। उसके जबड़े से आग की लपटें निकल रही थीं और उसकी आवाज, मुझे आजाद करो। बंसीराम का दिल जैसे अब धड़कना ही भूल गया था। वेदी के अंदर से उठता वह भयानक कंकाल, उसकी आंखों से निकलती आग, उसकी खौफनाक गूंजती आवाज, मुझे आजाद करो। कमरे की दीवारें तेजी से हिलने लगी। चारों ओर धुएं की लहरें उठ रही थीं। जमीन पर पड़े कंकालों की हड्डियां चरमरा रही थीं, जैसे वे भी जिंदा होने वाली थीं। बंसीराम का शरीर कांप रहा था। ये क्या है? उसने थरथराते हुए पूछा। काल पुरुष आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। यह वह है जिसे सदियों पहले यहां कैद किया गया था। यह वही है जिसने इस जमीन को श्रापित किया था। बंसीराम ने सहमे हुए कंकाल की ओर देखा। वह अब पूरी तरह जाग चुका था। उसकी खाल गल चुकी थी, लेकिन उसकी हड्डियां लोहे से बनी लग रही थीं। उसकी छाती के बीचों बीच एक काले पत्थर का टुकड़ा धधक रहा था, जैसे उसकी आत्मा उसमें कैद हो। मैं आजाद होना चाहता हूं। कंकाल की आवाज गहरी और डरावनी थी। बंसीराम लड़खड़ाया। नहीं, मैं यह नहीं होने दूंगा। अभी तो हुआ ही क्या है बंसीराम? काल पुरुष ने एक हल्की हंसी के साथ कहा और अपनी काली उंगलियां उठाईं। अचानक बंसीराम के हाथ फिर से जलने लगे। आह! वह दर्द से चीख उठा। उसकी हथेलियों पर जले हुए पंजों के निशान और ज्यादा गहरे हो गए। अब तुझे ही यह अनुष्ठान पूरा करना होगा बंसीराम। तू ही इसे आजाद करेगा। बंसीराम की सांसें तेज हो गईं। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन तभी वेदी के चारों ओर पड़े कंकालों की हड्डियां हिलने लगीं और फिर खड़ 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 वे सारे कंकाल एक साथ उठ खड़े हुए। उनकी खोखली आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। उनके जबड़े चरमराने लगे और फिर वे बंसीराम की ओर बढ़ने लगे। नहीं, दूर रहो। बंसीराम ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पीछे कुछ नहीं था, बस काली गहरी खाई थी। अब तेरे पास कोई चारा नहीं बंसीराम। काल पुरुष की आवाज गहरी थी। या तो तू इसे आजाद करेगा या फिर तू भी इन्हीं कंकालों में से एक बन जाएगा। बंसीराम की आंखों में अब भी डर था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। अगर वह इस श्रापित शक्ति को आजाद कर देता तो न जाने कितनी और जिंदगियां तबाह हो जाती। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह भी इन हड्डियों के ढेर में बदल जाएगा। नहीं, मुझे डर कर हार नहीं माननी। उसके मन में एक विचार कौंधा। अगर यह शक्ति बुराई के लिए इस्तेमाल की जा रही थी तो क्या इसे नष्ट किया जा सकता है? उसने चारों ओर देखा। दीवारों पर बने प्राचीन प्रतीक चमक रहे थे और तभी उसे एहसास हुआ ये प्रतीक बांधने के लिए थे, मुक्त करने के लिए नहीं। उसने जोर से सांस ली। अगर इस शक्ति को जगाया जा सकता है तो इसे खत्म भी किया जा सकता है। उसने अपनी जलती हुई हथेलियां वेदी पर रख दी।
तू क्या कर रहा है? काल पुरुष गुर्राया। मैं इसे वहीं भेज रहा हूं जहां से यह आया था। बंसीराम ने जोर से कहा। नहीं, यह नामुमकिन है। अब यह मुमकिन होगा। बंसीराम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी हथेलियों से तेज रोशनी निकली। वेदी का काला पत्थर अचानक थरथराने लगा। गड़गड़ गड़गड़, पूरी जमीन हिलने लगी। कंकालों ने बंसीराम की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे रोशनी के संपर्क में आए, वे झलकर राख में बदलने लगे। काल पुरुष चीख उठा। नहीं, तू यह नहीं कर सकता। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वेदी का काला पत्थर दरारों में बंटने लगा और फिर धड़ाम, एक जोरदार विस्फोट हुआ और पूरी फैक्ट्री की नींव हिल गई। रोशनी से भरा एक तेज झटका आया और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब बंसीराम ने आंखें खोली तो वह फैक्ट्री के बाहर पड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था। फैक्ट्री के दरवाजे अब पूरी तरह बंद हो चुके थे और अंदर से आने वाली भयानक आवाजें हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। बंसीराम के हाथ अब बिल्कुल ठीक थे। जले हुए निशान भी गायब हो चुके थे। वह बच गया था। उसने एक गहरी सांस ली और सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। सूरज की पहली किरणें फैक्ट्री की टूटी हुई दीवारों पर पड़ रही थीं। अब यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, उसने खुद से कहा। वह धीरे धीरे उठा और बिना पीछे देखे वहां से चला गया, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं।